नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। संविधान संशोधन पढ़ रहे थे हम पिछली क्लास में। कुछ संविधान संशोधनों को हमने पढ़ना शुरू किया था। पहले वाली क्लास में हमने देखा था कि भारत के कौन कौन से महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं। सारे आपसे याद नहीं हो सकते, तो सभी को याद करने का प्रयास नहीं करना। सारे के सारे 105 हो गए आज तक, सभी को नहीं याद करना है। जो महत्वपूर्ण है हमें उन्हीं को पढ़ना है, और उनके बारे में भी हमें हल्की सी जानकारी रखनी है कि कौन सा संविधान संशोधन किससे संबंधित है, किस वर्ष हुआ। इतना याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। तो जो महत्वपूर्ण है हम उन पर बात करेंगे, ठीक है। आज हम 42वां संविधान संशोधन देखते हैं। सबसे बड़ा संविधान संशोधन कौन सा हुआ? 42वां संविधान संशोधन हुआ। अभी तक के भारत के संवैधानिक इतिहास में ऐसा संविधान संशोधन जिसमें सबसे ज़्यादा परिवर्तन किए गए, तो वो था 42वां संविधान संशोधन। सन भी याद रखनी है, 1976। क्लियर? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ, किस वर्ष हुआ? 1976 में हुआ। 1976 में हुआ 42वां संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं। इस वाले संविधान संशोधन को क्या कहते हैं? लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं। और ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर हुआ था। 42वां संविधान संशोधन किसकी सिफारिशों पर हुआ? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर हुआ। तो याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन में एक तो सन याद रखनी है। बच्चों वाला सवाल है, सीधा सीधा पूछ लेगा, ठीक है। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं? तो हम कहेंगे 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों पर 42वां संविधान संशोधन हुआ? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर हुआ। मूल कर्तव्य भी इसी समिति की सिफारिशों पर जोड़े गए थे। और ये पूछे कि 42वां संविधान संशोधन किस समिति की सिफारिश पर हुआ, तब भी कहेंगे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर हुआ था। क्लियर? चलो, क्या क्या हुआ था? तो पहला बदलाव तो प्रस्तावना में किया गया। आराम से शब्दों को लिखिए, देखो यहाँ से सवाल बनने की पूरी संभावना ही है। एक सवाल मैं कह सकता हूँ कि गारंटीड आएगा, किससे? संविधान संशोधनों से। तो मौका मत चूकिए, इनको याद रखिए। एक या दो या तीन बार रिपीट मारेंगे, फिट हो जाएंगे दिमाग में, और कभी वहाँ से सवाल गलत नहीं होगा। तो एक परिवर्तन क्या किया? 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 नए शब्द जोड़े। कहाँ जोड़े? प्रस्तावना में जोड़िए। क्या जोड़े? कौन से 3 शब्द थे? एक तो था समाजवादी, दूसरा था धर्मनिरपेक्षता, और तीसरा शब्द था अखंडता। धर्मनिरपेक्षता की जगह हो सकता है एग्जामिनर पंथ निरपेक्षता लिख दे, क्योंकि संविधान में उन्होंने जो शब्द जोड़ा उसका नाम था सेकुलरिज्म, ठीक है। और समाजवादी सोशलिज्म थी। तो ये 3 शब्द आपको याद करने हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। क्लियर? प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया पहली बार कब? 1976 में। प्रस्तावना में आज तक एक ही बार परिवर्तन हुआ है, वो है 1976 का 42वां संविधान संशोधन। मूल कर्तव्य जोड़े गए, पहली बार ही हुआ ना। पहली बार मूल कर्तव्य जोड़े गए, और हम मूल कर्तव्यों को पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा डिटेल नहीं करनी, बस पता करना हमको याद है ऑलरेडी। मूल कर्तव्य जोड़े गए। कब जोड़े? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। किस भाग में जोड़े? भाग 4 का याद करना है। 3 तो मूल अधिकारों का है, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का है, और भाग 4 का किसका है? मूल कर्तव्यों का। अनुच्छेद कौन सा है? 51 का। किस समिति की सिफारिशों पर जोड़े गए थे? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़े गए थे। अगला और परिवर्तन किया, और संविधान संशोधन किया गया। ये भी ये 42वां ही चल रहा है, ध्यान रखिए। और क्या बदलाव किया? राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने की बाध्यता। कहने का मतलब राष्ट्रपति जो होगा उसे मंत्रिपरिषद की, कैबिनेट की सलाह मानने की बाध्यता होगी। हालांकि बाद में ये वाला हटा दिया गया था। बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये वाला संविधान संशोधन वापस हटा दिया, मतलब कुछ चेंज कर दिया, इसको थोड़ा सा बदल के लिखा। तो आज की तारीख में ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को बाध्यता हो। आज की तारीख में ये वाला जो प्रावधान है ना, वो हमारे देश में नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, सवाल पूछ सकता है ना, 42 में तो किया था,
तो सवाल बनने से कोई हर्ज नहीं है। तो 42वें में ये बात तो कही थी ना, तो याद रखिएगा कि 42वें में ऐसा किया था। हालांकि बाद में इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। अगला क्या बदलाव किया, प्रशासनिक अभिकरण, जो आपके जो सिविल सर्विस वगैरह होते हैं ना, ये आपके जो ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं, ठीक है, प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं, उन ट्रिब्यूनलों की स्थापना करने का, उनकी व्यवस्था करने का प्रावधान भी इसी संविधान संशोधन से किया गया। तो प्रशासनिक अभिकरणों का एक ध्यान रखिएगा, ये भूल जाओगे आप क्योंकि आपको अलग लग रहा है, इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद याद रहे ना कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा किस संविधान संशोधन से प्रशासनिक अभिकरणों की व्यवस्था करने की बात कही गई। मतलब होते हैं ना मामले जो कोर्ट में ना जाकर एक विशेष फील्ड के लिए तय कर दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई आपका सर्विस का मैटर हो, ठीक है, आपकी सेवा के संबंध में कोई विवाद हो, तो वो सेवा अभिकरण अलग होते हैं, आपके प्रशासनिक अभिकरण बना दिए जाते हैं, उनमें उनको ध्यान रखा जाता है। तो प्रशासनिक अभिकरणों की व्यवस्था का काम भी 42वें संविधान संशोधन से हुआ। 4 नए नीति निदेशक तत्वों को जोड़ा गया। कौन कौन से हैं मैं पहले वहाँ पढ़ा चुका हूँ, लेकिन ध्यान रखना 4 नए डीपीएसपी जोड़े गए। किससे? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। पहला क्या था? बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसरों को सुनिश्चित करना, छोटे बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसरों को सुनिश्चित करना। दूसरा, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, मतलब कर्मचारियों का, जो भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, उनके जो काम करने वाले मजदूर हैं, उनमें से भी एक व्यक्ति प्रबंधन में होगा, मतलब जो एग्जीक्यूटिव होंगे उनके अंदर एक आदमी होगा। साल में कितनी छुट्टियां होगी, मजदूरी क्या होगी, सभी चीज़ों पर क्या क्या बोनस वगैरह होंगे, वो सारे के सारे तय करने में उनकी बात सुनी जाएगी। तो ये वाला जोड़ा, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाना। समान न्याय और निःशुल्क, फ्री लीगल एड, इसे बहुत बार पूछा गया है। निःशुल्क विधिक सहायता किस संविधान संशोधन के तहत डीपीएसपी में जोड़ा गया? तो कहेंगे 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा, ये वाला प्रावधान, ये वाला डीपीएसपी भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। क्लियर? 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया। 5 ऐसे विषय थे जिनको राज्य सूची में राज्य का अधिकार होता है, ठीक है, संघ सूची में केंद्र का अधिकार होता है कानून बनाने का, और समवर्ती सूची होती है जिसमें दोनों का ही अधिकार होता है। तो ये 5 सब्जेक्ट जो थे, 5 विषय जो थे, ये पहले राज्य सूची में हुआ करते थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको समवर्ती सूची में डाल दिया। मतलब ये क्या हो गया, अब इन पर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। शिक्षा, वन याद रखेंगे, वन्य जीवों पक्षियों का संरक्षण, नापतोल और न्याय प्रशासन, इनको किस में डाला? समवर्ती सूची में इनको सम्मिलित किया गया राज्य सूची से निकाल करके, ठीक है। अगला इसी 42वें में पढ़ना है। राज्य में राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल में एक बार में 6 माह से 1 साल तक की बढ़ोतरी। राज्यों में जब आपातकाल लगता है, देश में आपातकाल लगता है, तो वो तो हम राष्ट्रीय आपातकाल से कहते हैं। राज्यों के अंदर भी अगर एक आपातकाल की स्थिति बनती है तो राज्य में हम राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, राष्ट्रपति शासन लगाता है, ठीक है। तो ऐसे में उसके कार्यकाल को 6 माह से 1 साल तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। कोई खास एग्जाम में पूछने लायक नहीं है, लेकिन हल्का सा याद रखिएगा, ऐसा कुछ आ जाए तो 42वें संविधान संशोधन के से संबंधित राष्ट्रपति शासन की बढ़ोतरी के बारे में कोई आए तो आप निश्चित तौर पर क्या करेंगे, आप कहेंगे कि भाई वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब आता है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन ना आपातकाल के बाद हुआ था, देश में एक बार इमरजेंसी लगी थी, उस इमरजेंसी का बदला है 44वां संविधान संशोधन। जो इमरजेंसी से हमने दुख सहे हैं ना, उनको दूर करने का काम कर रहा है 44वां संविधान संशोधन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 42वें का छोटा भाई इसे कह सकते हो, इसमें भी खूब सारे परिवर्तन किए गए हैं। कब किया गया, मैं पहली बात तो ये याद रखिएगा, 1978। 44वें से आपको एक बात तो परमानेंट याद है कि भाई संपत्ति के मूल अधिकार को हटा लिया गया। कौन थे प्रधानमंत्री उस समय, याद करना, मोरारजी देसाई। बहुत बार पूछते हैं 44वें संविधान संशोधन के समय प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। और 42वें के समय कौन थे, इंदिरा गांधी। याद रखिएगा थोड़ा सा क्या क्या बदलाव हुए सर, देखते हैं। राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। मतलब पहले जो
पहला काम तो वही किया जो 42वें में कर रखा था ना, राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो उस विधेयक को, उस सलाह को पुनर्विचार, एक बार वापस विचार करने के लिए लौटा सकता है। लेकिन एक बात और लिख दी कि अगर कैबिनेट पुनः भेज दें तब उसे मानना पड़ेगा। मतलब अंततः बात तो वही रही, कान को थोड़ा घुमा के पकड़वाया और कुछ नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति जी को कौन पावर देना चाहता है? सब अपने पास पावर रखना चाहते हैं, संसद के पास पावर रखना चाहते हैं, मंत्रिपरिषद के पास पावर रखना चाहते हैं। सरकार चाहे किसी की हो, सब अपनी रखना चाहते हैं, अपनी जो है बात में, अपनी जो है मुँह ऊपर रखना चाहते हैं। तो ये एक फॉर्मेलिटी करी गई, ठीक है, क्योंकि भाषणों में बहुत ज़रा बोल दिया था तो इसको कुछ करना होगा, तो वही काम इधर किया। मतलब राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह आज भी माननी ही पड़ती है। एक बार भेज सकते हैं फॉर्मेलिटी के, लेकिन जब वापस अगली बार वापस भेज दें मंत्रिपरिषद तो माननी पड़ेगी। लेकिन वो वहाँ सीधी सीधी बात कह रही थी, यहाँ थोड़ी सी उसमें लाग लपेट करके कहलवा रहा है, थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल को लगाने का जो आधार था ना, 3 आधार बनते हैं। एक तो होता है युद्ध होता है, एक होता है बाह्य आक्रमण, और एक होता था पहले आंतरिक अशांति। उसको हटा करके उसकी जगह कौन सा शब्द आया? सशस्त्र विद्रोह। तो वर्तमान में अगर पूछ ले कि संविधान के अनुसार आपातकाल के 3 आधार हैं या कौन सा आधार आपातकाल का आधार नहीं हो सकता, तो यह आंतरिक अशांति आपको बिल्कुल डी ऑप्शन में लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन इसको हटा दिया किस संविधान संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और कौन सा शब्द जोड़ा गया उसकी जगह? सशस्त्र विद्रोह। तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का जो आधार हुआ करता था आंतरिक अशांति, उसकी जगह क्या लिख दिया? नया शब्द सशस्त्र विद्रोह लिख दिया। तो इसे आप याद रखिए, बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला परिवर्तन किया, राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकेंगे। मतलब राष्ट्रपति के लिए क्या कर दी? एक लिमिट कर दी कि राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री के फ़ोन कॉल करने पर ही आपातकाल नहीं लगाएंगे, कैबिनेट की लिखित सिफारिश जरूरी है। और ध्यान रखना, ये कैबिनेट शब्द है ना, पहली बार यही काम में आया था। इससे पहले कैबिनेट शब्द काम में नहीं लिया जाता था। वास्तविक शब्द जो है ना, वो तो मंत्रिपरिषद है। केवल इस आपातकाल वाले मसले के लिए ही कैबिनेट शब्द काम में आया है पूरे संविधान में। सही वास्तविक शब्द क्या है? मंत्रिपरिषद। कैबिनेट जैसा कोई शब्द ही नहीं है। कैबिनेट का मतलब अकेली, अगर आपको कोई पूछ ले कि बताओ कैबिनेट से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो कोई अनुच्छेद है ही नहीं एक्चुअल में कैबिनेट का। तो इस संविधान संशोधन में थोड़ी सी राष्ट्रपति के लिए बात कही गई है आपातकाल वाले मामलों में, लेकिन सही शब्द कौन सा है? मंत्रिपरिषद। लेकिन एक बार अब वहाँ संविधान में कैबिनेट शब्द लिखा है, इसका मतलब कोई अर्थ तो उसका होता है। तो कैबिनेट का मतलब होता है प्रधानमंत्री के खास मंत्री। प्रधानमंत्री और उसके 5-7 मंत्रियों का एक समूह होता है, सबसे महत्वपूर्ण मंत्री, उन्हें कहते हैं कैबिनेट मंत्री। सभी मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री थोड़ी कहते हैं। सारे के सारे मंत्री आएंगे उन्हें तो कहेंगे मंत्रिपरिषद। और जो प्रधानमंत्री के खास होते हैं, मतलब जो महत्वपूर्ण मंत्रालय संभालते हैं, उन्हें कहते हैं कैबिनेट। तो उस कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति क्या लगाएगा? राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है, अन्यथा नहीं लगा सकता। संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया, नो डाउट आपने अच्छी तरह पढ़ा हुआ है। चलो, अनुच्छेद 20 और 21 मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। किस संविधान संशोधन से जोड़ा? ये 44वें संविधान संशोधन से जोड़ा। यानी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के जो मूल अधिकार है, उनको आप कुछ भी लगा दो, वो निलंबित नहीं हो सकते। ये 44वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। आगे चलते हैं, 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन दल बदल कानून से संबंधित। दल बदल कानून क्या होते हैं? ये जो पार्टियां छोड़ते हैं ना, इस्तीफा देते हैं ना, बार बार ये भाग जाते हैं दूसरी पार्टी में, इस पार्टी में, तो चुना हुआ विधायक या चुना हुआ MP अपनी पार्टी का त्याग नहीं करेगा। और उस पर यह बंदिश लगाने वाला कानून कौन सा है? दल बदल कानून। कुछ गलियाँ छोड़ी गई है, वो एक डिबेट का विषय है कभी और। मेरा इसी चैनल पर एक वीडियो बनाया हुआ है, आपको ज़्यादा अगर समय आपके पास मुझे लगता नहीं है अभी एग्ज़ाम के समय, तो अगर बाद में समय हो या फिर वीडियो आप उस समय देख रहे हो कि एग्ज़ाम हो चुका है, बाद में कभी देख रहे हो, तो ज़रूर मेरा एक घंटे के आसपास का वीडियो है, ज़रूर उसे देखिएगा, दल बदल कानून को। फिलहाल याद रखिए कि 52वां जो है वो दल बदल कानून से संबंधित संविधान संशोधन है। और इस दल बदल कानून को 10वीं अनुसूची में, संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से संबंधित है। और 52वां संविधान संशोधन वर्ष हुआ था 1985, याद रखेंगे।
फिर आया 61वां संविधान संशोधन, इसका समय है 1989। 61वां संविधान संशोधन ने क्या किया, मतदान की उम्र कितनी कर दी, 18 वर्ष। पहले 21 हुआ करती थी। 61वें संविधान संशोधन ने मतदान करने की, वोट डालने की उम्र कितनी कर दी, 18 वर्ष कर दी। तो अभी जो 18 वर्ष एज है वो किस वर्ष करी गई थी, 1989 में, 1989 में कर दी। संविधान संशोधन कौन सा है, 61वां। बहुत बार पूछा गया, शायद ही कोई ऐसा एग्जाम रहा होगा जिसमें ये कभी ना कभी ना आया हो, बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा, दोबारा कभी आ सकता है। 69 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ, दिल्ली से संबंधित है। देखो, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया और इस दिल्ली को क्या बनाया गया, एनसीआर दिल्ली, मतलब एक विशेष प्रावधान संविधान में कर दिया गया और इसे एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली नाम कर दिया। दिल्ली का नाम देखो, दिल्ली का पूरा नाम क्या है, दिल्ली एक शहर है, ध्यान रखना, दिल्ली नाम से केवल एक शहर है, नई दिल्ली नाम से एक शहर है, लेकिन उस पूरे इलाके को जिसका अरविंद केजरीवाल जिसके मुख्यमंत्री है, वो दिल्ली एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली है। ठीक है, इसकी एक विधानसभा बनाई गई 70 सदस्यों की, ध्यान रखना। दिल्ली एक को विशेष दर्जा दे दिया दिल्ली को, किस संविधान संशोधन से, 69वें संविधान संशोधन से, 1991 से। दिल्ली चर्चा में रहती है बार बार, तो वहाँ से सवाल पूछा सकता है। और वहाँ एक मंत्री परिषद होगी जिसमें कितने मेंबर होंगे, 7 सदस्यीय मंत्री परिषद होगी, 7 मंत्री हो सकते हैं, मुख्यमंत्री सहित। देखो, मंत्री परिषद मतलब होता है उसमें पीएम और सीएम दोनों शामिल हो जाते हैं, तो 7 सदस्यीय मेंबर यहाँ पर इसके मंत्रिमंडल के, मंत्रिपरिषद के मेंबर होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास। तो आज दिल्ली में कितने मंत्री है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उसके 7 मेंबर, मतलब कि सारे मिलाकर के वो 7 लोग अभी दिल्ली पर राज कर रहे हैं, मतलब दिल्ली के मंत्री बने हुए हैं। ठीक है, दिल्ली एनसीआर नाम दे दिया। तो दिल्ली से संबंधित कौन सी हुई, 69वां संविधान संशोधन, याद रखेंगे। सन कौन सी है, 1991 में ये किया गया। 73वां संविधान संशोधन, नो डाउट, 1992 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, पंचायती राज को कब दिया गया संवैधानिक दर्जा, 73वें संविधान संशोधन से। भाग कौन सा बनाया, 9, केवल 9 याद रखेंगे। अनुसूची कौन सी, 11वीं। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा, 243, आगे जेड वगैरह याद करते रहना, लेकिन मूल अनुच्छेद कौन सा है, 243। राज्य वित्त आयोग का गठन, देखो राष्ट्रीय वित्त आयोग अलग होता है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, राज्य वित्त आयोग का गठन कब किया गया, 73वें संविधान संशोधन से किया गया, जो क्या करता है, जो राज्य के पंचायती राज और नगर पालिका के चुनावों को संपन्न करवाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन भी किया गया। और 73वां फेमस है, आपको याद हो जाएगा, मुझे ज़्यादा वक्त यहाँ पर जाया करने की आवश्यकता नहीं होगी। 73वें संविधान संशोधन 1992, पंचायती राज की संवैधानिक शुरुआत मत कर देना, शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी नागौर से, संवैधानिक दर्जा दिया गया, ध्यान रखना। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन, ये दोनों लगते ही किए गए, 73 एक साल में, 1992 इसका कितना है, 1992। इसमें क्या, नगर पालिका को ये भी क्या है, संवैधानिक दर्जा ही है। क्लियर, इसका कौन सा भाग है, 9 कै, ध्यान रखिएगा, 9A, यानी हिंदी में कहो तो कै, अंग्रेजी में कहो तो ए। और 12वीं अनुसूची, 11वीं किससे जुड़ी हुई है, पंचायती राज से, 12वीं किससे जुड़ी हुई है, नगरीय प्रशासन से, नगर पालिका से, और 10वीं किससे जुड़ी हुई है, दल बदल कानून से। ऐसे याद रखोगे तो मिलान करने वाले सवाल आसानी से हो जाएंगे। 74वां कंप्लीट हुआ। 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। कब किया गया, 2002 में। अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। मूल अधिकारों में क्या हुआ था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के प्रावधान जोड़े गए। एक तो क्या जोड़ा हमने, 21A मूल अधिकार जोड़ दिया। उसी समय ये सारे काम देखो, 21A अकेला नहीं हुआ था, 3 जगह जोड़ा गया था। एक तो 21A में जोड़ दिया, एक अनुच्छेद 45 में यानी कि DPSP में जोड़ दिया, और मूल कर्तव्य भी बना दिया 51A में। अगर आपसे पूछ ले 6 से 14 वर्ष के या छोटे बच्चों की प्राथमिक शिक्षा के प्रावधान कहाँ कहाँ जोड़े गए हैं, तो एक तो मूल अधिकार में जोड़े गए हैं 21A में, दूसरे कहाँ जोड़े गए हैं, नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए हैं, अनुच्छेद 45 में आएगा, और हम कहेंगे मूल कर्तव्यों में भी ऐसे प्रावधान जोड़े गए हैं। तो मूल अधिकार क्या कहता है सरकार से कि बच्चों को फ्री पढ़ाओगे, ठीक है, छोटे बच्चों को फ्री पढ़ाने का अधिकार दोगे, कोई बच्चा वंचित नहीं रहना चाहिए, कोई अपनी मर्जी से माता पिता बड़ी स्कूल में
फीस दे के करवाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई बच्चा अगर फ्री पढ़ना चाहे तो सरकारी स्कूल में उसे पढ़ाओगे। नीति तत्वों में जोड़ा गया मतलब 45 में जोड़ा गया, और प्रत्येक माता पिता के लिए, प्रत्येक अभिभावक के लिए ये जरूरी कर दिया कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए, मूल कर्तव्यों में जोड़ा। 51 में बहुत अच्छे से है, अभी रीट में पूछा गया है तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखिएगा। 89th 89वां संविधान संशोधन कौन सा साल है सर? 2003 याद रखेंगे। 2003 में 89वां संविधान संशोधन किया गया। क्या किया गया? SC/ST आयोग इससे पहले एक हुआ करता था। 2003 से पहले अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग एक ही बॉडी थी, लेकिन 2003 में 89वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे दो अलग अलग आयोगों में बांट दिया। एक तो बना दिया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसे कहेंगे नेशनल SC आयोग, और इसे कहेंगे नेशनल ST आयोग। इसका अनुच्छेद कौन सा है? 338 है। इसका कौन सा है? 338A है। वो तो पहले ही था ना, इसको तो चेंज किया नहीं, इसमें से निकाल के ST को बाहर निकाल दिया, तो ST के लिए एक नया आयोग बना दिया 338A। याद रखिएगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि OBC आयोग चर्चा में रहा, इसी से आगे OBC आयोग निकलेगा इसी अनुच्छेद में, इसलिए याद रखिएगा। SC/ST आयोग का विखंडन अलग अलग कब किया, विभाजन कब किया? 2003 में 89वें संविधान संशोधन के द्वारा। 91वां संविधान संशोधन ये भी 2003 में ही कर दिया। मंत्री परिषद का आकार निश्चित कर दिया सर। मंत्री परिषद का आकार निश्चित कर दिया। कितनी कर दी मंत्री परिषद को? 15%, मतलब कि कुल सदस्य संख्या का, जैसे मान लो अब चाहे वो लोकसभा की हो, चाहे विधानसभा की हो, चाहे राज्य में हो, चाहे केंद्र में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राज्य में भी और केंद्र में भी, चाहे सेंटर वाली मंत्री परिषद हो, चाहे राज्य वाली मंत्री परिषद हो, उसका आकार जो है ना, सदन की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्लियर? लोकसभा यहाँ सेंटर में तो किससे होगा? सेंटर में तो किसको मानोगे आप? लोकसभा को। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से ज़्यादा नहीं होगा, और राज्य में किसकी? विधानसभा की सदस्य संख्या का ज़्यादा नहीं हो सकता। राजस्थान विधानसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर मंत्री बन सकते हैं? 60 बन सकते हैं। 200 है ना, तो 15% से ऊपर नहीं हो सकता, तो 200 का 15% मैक्सिमम कितना होता है? 7। तो मुख्यमंत्री सहित होता है, ध्यान रखना इसमें, वो अलग नहीं होगा। मुख्यमंत्री सहित कितने लोग बन सकते हैं? राजस्थान में मैक्सिमम 60 मंत्री हो सकते हैं। ठीक है। अब देखो दिल्ली वाला मामला अलग है। दिल्ली में कितने बन रहे हैं? दिल्ली में 7 ही बन रहे हैं बेचारों के, जबकि वहाँ तो कितनी है? वहाँ 70 मेंबर है, तो 70 का मतलब 10% लोगों को ही बना रहे हैं वो तो मंत्री। तो दिल्ली को विशेष दर्जा है, दिल्ली के मामले अलग है, तो दिल्ली को इसमें काउंट मत करना। ठीक है। बाकी सभी विधानसभाओं के ध्यान रख लेना कि कितने हैं। क्लियर? तो ये हमने मंत्री परिषद का आकार निश्चित किससे किया? 91वें संविधान संशोधन से किया। इसके बाद आ रहा है 97वां संविधान संशोधन, ये 2011 का है। ये भी मैंने पढ़ा है, आपको विशेषताएं पढ़ाई थी तब। 97वां संविधान संशोधन 2011, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा कौन से भाग में? 9B। देखो 9 जो है ना, वो एक तो क्या है? पंचायती राज है। ठीक है। दूसरा जो 9A आता है वो नगर पालिका है, और 9B जो है वो क्या है? सहकारिता है, सहकारी समितियां हैं। तो सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा 97वें संविधान संशोधन 2011 से दिया गया। अच्छे से याद रखिएगा, सवाल बन सकता है मिलान करने वाले सवालों में। 100वां संविधान संशोधन 2015 का है। कब का है? 2015 का है। मैंने बेरूबाड़ी केस पढ़ा है ना आपको, हमने एक बार पश्चिम बंगाल से कोई एक जगह थी बेरूबाड़ी, हमने बांग्लादेश उस समय के पाकिस्तान को दे दी थी, वैसा ही कुछ हमने अभी 2015 में फिर से किया। तो वहाँ तो कह दिया था ना संविधान संशोधन करना पड़ेगा, इसीलिए हमने 100वां संविधान संशोधन किया। क्या किया? भारत ने कुछ भूभाग बांग्लादेश को दिए, और बांग्लादेश ने कुछ भूभाग भारत को दिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। मतलब भारत ने अपने कुछ हिस्से, कुछ जगह, कुछ भूभाग बांग्लादेश को दिए, मतलब सीमा के आसपास वाले थे, ऐसे राजस्थान से उठा के दिया है, जो नज़दीकी बॉर्डर वाले इलाके थे ना, ताकि सीमा का निर्धारण अच्छे से हो जाए, इसलिए। तो भारत ने अपने कुछ भाग किसको दे दिए? बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ने हमको दे दिए, जो हमारे हिस्से में आते थे। कौन कौन से स्टेट प्रभावित हुए इससे? तो नाम याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय, ये 4 राज्य प्रभावित हुए थे इस 100वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब हुआ?
2015। ये सवाल भी एक बार पूछा गया कि कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे, तो पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय। पेटीएम याद करिएगा, PATM। क्लियर। 100वां संविधान संशोधन हो जाएगा। 101वां 2016 का है सर GST, क्या है बताएं, GST किस संविधान संशोधन से आया? 100 देखो GST 101वें संविधान संशोधन से आया। 2014 कर देते हैं लोग, क्योंकि लगता है कि मोदी जी ने किया, तो मोदी जी 2014 में आए थे, लेकिन ध्यान रखना 2016 में आपको याद करना है। 2016 में GST लागू हुआ, 1 जुलाई 2016 थी। क्लियर। 2014 मत करना, 2016 में आपको GST याद करना है। GST कब लागू हुआ? 2016 में हम GST को याद करेंगे। 102वां संविधान संशोधन 2017 में हुआ। OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये सवाल बहुत बार चर्चा में रहा है और पूछ लेगा। 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा। OBC आयोग का गठन नहीं हुआ, ध्यान रखना। OBC आयोग का गठन तो 1993 में हो चुका था, ठीक है। 1992-93 के समय ही हो चुका था। मंडल कमीशन बना, उसके बाद में काफ़ी लंबा काम हुआ, तब हो चुका था। काका कालेलकर आयोग बना, बाद में मंडल कमीशन बना, तो मंडल कमीशन के समय ही इसका गठन हो चुका था। लेकिन संवैधानिक दर्जा, संविधान के अंदर एंट्री कब दी हमने? 102वें संविधान संशोधन के द्वारा। और सन याद करनी है 2017। अनुच्छेद याद करना है सर, अनुच्छेद कौन सा है? 338B, या हिंदी में लिखो तो 338 ख। तो देखो 338 अनुसूचित जाति आयोग तीनों के साथ है। 338 अनुसूचित जाति आयोग, 338A अनुसूचित जनजाति आयोग ST आयोग, और 338B OBC आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है। OBC कमीशन हमने याद किया 102वें संविधान संशोधन के द्वारा। 103वां संविधान संशोधन EWS आरक्षण, क्या ही बताएं, याद हो जाएगा ना। EWS आरक्षण कौन सा संविधान संशोधन है? 103वां। 3 शब्द है तो 103वां याद कर लेना। 2019 का है, थोड़ा सन याद रखिएगा, आगे पीछे मत कर देना। 2019 का है 103वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन 2020 में आया। SC ST के लिए संसद और विधानसभाओं में आरक्षण 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। ये जो सीट रिजर्व होती है ना, आप देखते हो MP के चुनाव में, MLA के चुनाव में कुछ सीटें रिजर्व होती है अनुसूचित जाति और जनजाति के कैंडिडेट के लिए, तो उस प्रावधान को और 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो संविधान संशोधन करना पड़ता है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। पहले जो है ना, लोकसभा में 2 सीटें एंग्लो इंडियन के लिए निर्धारित होती थी, उनको भी आज तक तो बढ़ाया गया था। जैसे SC ST के लिए सीटें निर्धारित है ना, वैसे एंग्लो इंडियन के लिए पहले लोकसभा में 2 सीटें रिजर्व होती थी, और प्रावधान था कि अगर कोई 2 एंग्लो इंडियन चुनाव लड़ करके नहीं आ पाते हैं तो 2 को मनोनीत किया जाएगा, कहाँ? लोकसभा में। लेकिन इस बार उसको बढ़ाया नहीं, उस प्रावधान को आगे नहीं बढ़ाया, तो वो एंग्लो इंडियन वाला प्रावधान अब क्या हो गया? अपने आप समाप्त हो गया। तो आज की तारीख में लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन चुने जाने का प्रावधान नहीं है, वो उसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है। हमने उसको विस्तार दिया ही नहीं, हमको जो रिन्यू किया ही नहीं, तो वो खत्म हो गया। तो आज की तारीख में लोकसभा पूर्ण रूप से क्या है? निर्वाचित निकाय है, ये सवाल कह सकते हैं, ठीक है। 104वां संविधान संशोधन आप याद रखिए। SC ST के रिजर्वेशन को, जो चुनावों में, जो राजनीति में रिजर्वेशन है, उसको 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। 105वां संविधान संशोधन 2021 में भी हाल ही में किया है। OBC सूची में अब जो है केंद्र के अलावा राज्य भी बना सकेंगे, मतलब जाति जोड़ सकेंगे। यानी OBC में कोई नई जाति जोड़नी हो तो आप, पहले तो क्या था, जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि OBC लिस्ट में केवल और केवल केंद्र ही जाति जोड़ सकता है, राज्य ये काम नहीं कर पाएगा। लेकिन हाल फिलहाल में क्या हुआ, ये एक संविधान संशोधन लेकर के आए, तो 105वां, इसके तहत हमने कह दिया कि भाई नहीं, केंद्र के साथ साथ राज्य भी OBC लिस्ट में जातियों को जोड़ सकेगा, तो ये पावर राज्यों को भी मिल सका। तो ये लेटेस्ट संविधान संशोधन जरूर याद रखिएगा। तो 100 से लेकर के 100 के बाद वाले सारे ही करने हैं, शुरू के 2 या 3 रखने हैं, और बीच में जितने महत्वपूर्ण थे मैंने करवाए। इसके अलावा अगर आपको 1-2 और एक्स्ट्रा लगे कहीं पर, किसी दूसरे नोट्स में किसी और एक्सपर्ट से, तो 1-2 और कर लीजिएगा। मेरी नज़र में ये काफ़ी है। जिसको ये याद हो जाएंगे उसका सवाल कभी शायद मैं कहता हूँ कि 99.9% आपका गलत
नहीं होगा, इतना करने से काम हो जाएगा, वरना 105 पूरी लिस्ट आपसे नहीं याद हो पाएगी और संभव नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। महत्वपूर्ण थे वो हमने सारे कर लिए। तो इस तरीके से आपका संविधान संशोधनों का चैप्टर खत्म हुआ। अगले चैप्टर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई चीज़ के साथ। चीज़ों को याद करते रहें और रिपीट मारते रहिए। मेरी ओर से आपको ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं, धन्यवाद।